अभी जो जी राम जी बिल आया, अरे क्या हुड़दंग मचाया इन्होंने। अब उनको पता चला अरे तो गरीबों के लिए ही सबसे ज्यादा भला करने वाला उनके जो मनरेगा था उससे 100 गुना अच्छा है। अब शांत हो गए। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा। कैसे आपने क्या? तो उन्होंने कहा जो कहा चुपचाप बैठो। घर आया पिताजी नाराज, मैंने कभी पद नहीं लिया, मेरा लड़का लालची हो गया। मुझे पता चला कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं तो किसी और का नाम मैंने लिया। गेट आउट। अच्छा। अब मैं एकदम से अरे तो मैं पूज्य भंडारी जी को अपना अभिभावक मानता हूँ, उन्होंने ऐसा सबके बीच में कह दिया, मेरे आंखों में आंसू। सीएम डिप्टी सीएम होने के बाद, इतने अच्छे बड़े नेता होने के बाद भी आप आज भी मतलब लखनऊ में आप इधर रह रहे हो। इसमें आपके यहाँ पे घर है, काफी जो गलियां हैं जहाँ पे मतलब एक गाड़ी भी नहीं आ पाती है ठीक से। देखो मैं जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ जी। जिस घर में रहता हूँ घर बड़ा ना हो लेकिन उस घर में बड़े लोगों का समागम हुआ है, बड़े विचारों का आदान प्रदान हुआ है। रिसेंटली सर एक केस होता है जैसे जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट वाला केस हुआ था जिसमें वापस दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। हेलो, गुड मॉर्निंग and welcome to the another podcast of Russell Book of Club. Today we have a guest, Mr. Dr. Dinesh Sharma, who served as the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh from 2017 to 2022, as well as he was also served as the Mayor of Lucknow and the Education Minister of Uttar Pradesh. Thank you so much, sir, for joining us today, and we are happy to have you. बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। तो कैसे हैं आप सर? पहले आप पूछूंगा आपसे। मैं अच्छा हूँ जी। आपकी हिंदुस्तानी भाषा में जी अंग्रेजी का सम्मिश्रण अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हिंदी और अच्छी होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब इसके आगे का पूरा हिंदी में रहेगा सर? नहीं बोलिए। अब हिंदी अच्छी भाषा है। जी जी जी। और सबकी भाषा है, हमारी भाषा है। और निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मोल। आज के नौजवानों को मैं कहूँगा जो भारतीय भाषाएं हैं ना जी सर, वो सारी भाषाओं का मूल है। जी। और हम अगर मूल को छोड़कर दूसरी तरफ कहीं राह तलाशते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाई। राम अंदर है। क्या बात। राम हर जहाँ सत्य है वहाँ है, जहाँ धर्म है वहाँ है। जी। और जैसे हिरन है आसमान में ताकता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, भटकता हुआ दौड़ता है, उसके गले में सुगंध है, वो जान नहीं पाता। जी। जैसे हम भारतीय लोग हैं, हमारी भाषा इतनी निर्मल और इतनी मधुर है, जी। हम जान नहीं पाते। हम कहीं अंग्रेजी भाषा की तरफ भटकते हैं, कहीं पाश्चात्य संस्कृत की तरफ भटकते हैं, और इस भटकाव की स्थिति में हम अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाते। दुनिया हमारा अनुसरण करती है और हम पाश्चात्य अनुसरण की तरफ भागते हैं। जी। तो मैं आपने शुरुआत किया, मैंने आपको उपदेश इसलिए देना शुरू कर दिया कि मैं पेशे से अध्यापक रहा हूँ। जी। और अध्यापक का कर्तव्य है कि समय पर टोके और समय पर अपनी बात को कहे। बहुत सही बात की सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्टार्ट करने से पहले कि आप अपना थोड़ा हमें कार्यकाल और आपकी शुरुआत कैसे बचपन से। देखिए आप जहाँ बैठे हैं जी, मेरी शुरुआत यहीं से है। ये ऐशबाग मास्टर कन्हैया लालूट का एक छोटा सा लखनऊ में पुराना लखनऊ है। जी। पूज्य दीनदयाल जी, पूज्य अटल जी, भंडारी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, नानाजी देशमुख जी, बहुत सारे मूर्धन्य सदपुरुषों का आगमन इन स्थानों पर हुआ है। जी। मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ शर्मा, उनको पाधा जी लोग बोलते थे। अच्छा। और अटल जी प्यार से उनको दुर्वासा जी बोलते थे। उनको क्रोध थोड़ा आता था, तो पहलवान थे और एक प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत भाषा के जो श्लोक थे, वेद पाठ पुराण सब उनको कंठस्थ थे। तो मैं उनके सानिध्य में एक भरे पूरे परिवार का सदस्य रहा हूँ। जी। 8 भाई बहन, बल्कि 9 भाई बहन हम लोग रहे, और 3 भाई और 6 बहनें। अच्छा। हम लोग रहे। और हमारा एक ऐसा परिवार रहा जो साधारण और मध्यम वर्ग का परिवार रहा। जी। छोटे से घर में रह के और एकदम सतत पढ़ते रहना,
ये बचपन से शौक़ रहा मेरा। और तीसरे चौथे में था तो 12वें और 10वें की किताबों को पढ़ने का शौक़ होता था। पड़ोस के कुछ लोग रहते थे जो उनसे उम्र में बहुत बड़े थे, मुझे गुरुजी बोलने लगे। अच्छा। गोदी में उठा ले जाते थे और अपना जो उनको होमवर्क मिलता था मुझसे कराते थे। अरे। तो एक बचपन में लगता था गुरु लगता है बहुत बड़ी चीज़ होता है क्या? जी जी। तो मेरी माँ ने बोला हाँ, गुरु बड़ी चीज़ होता है। राज्यपाल से लेकर चपरासी तक के बच्चे उसके पास आते हैं, वो जीवन संवारने का काम करता है। तो मैंने निश्चय किया मैं गुरु बनूंगा, अच्छा। टीचर बनूंगा। हाँ। और मैं कक्षा नर्सरी से लेकर एमकॉम तक थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर था। हाईएस्ट नंबर भी कई बार मुझे मिले। पीएचडी भी मेरे अंडर में 2 दर्जन से ऊपर पीएचडी हैं। मेरे कई 3 दर्जन से ऊपर तो मैं समझता हूँ कि मेरे रिसर्च पेपर्स होंगे जी। 6 किताबें हैं, दुनिया के कई देशों का भ्रमण और मेरे लेक्चर्स हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में भी मुझे विभिन्न विषयों पर बोलने का अनुभव प्राप्त हुआ है। कभी मैंने शैक्षिक विषयों पर बोला है, तो कभी राजनीतिक विषयों पर बोला है, हाँ। कभी धार्मिक विषयों पर, और कभी कभी तो प्रवचन भी किया है। और विभिन्न विषयों पर बोलना, समझना, पढ़ना, ये मेरा शौक़ रहा है। चूँकि ये घर, मैं पॉलिटिकल तो नहीं कहूँगा, मेरे पिताजी ने कभी कोई पद नहीं लिया, जी। लेकिन उनकी आस्था आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उनकी आस्था जनसंघ के साथ रही है। पूज्य दीनदयाल जी, पूज्य अटल जी, ऐसे लोगों का सानिध्य मेरे पिताजी को प्राप्त था। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया में मेरी भी दृष्टि उधर आकर्षण का केंद्र बनी। और अचानक ही मुझे राजनीति में एक बार मैं गया था किसी और की सिफारिश करने के उद्देश्य से। हाँ। पूज्य सुंदर सिंह भंडारी जी बैठक कर रहे थे। अच्छा। किसी ने मुझसे कहा कि ये तो आपको जानते हैं, आपको प्यार करते हैं। माननीय कलराज मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष थे, और जो पूज्य राम प्रकाश गुप्ता जी और गंगा बख्श जी, ऐसे लोग उस बैठक में थे। अच्छा। अब मुझे उसका डेकोरम नहीं पता था, मैं बहुत कार्यालय नहीं गया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर संगठन कार्यों में काम किया था, पद भी प्राप्त किया था। मैं अंदर चला गया। हाँ। उन्होंने, वो अनुशासन को बहुत मानते थे माननीय भंडारी जी। उन्होंने तो उनका कैसे आए हो, मैंने किसी का नाम लेकर कहा कि मुझे पता चला कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं आप, तो किसी और का नाम मैंने लिया। उनका गेट आउट। अच्छा। अब मैं एकदम से, अरे तो मैं पूज्य भंडारी जी को अपना अभिभावक मानता हूँ, उन्होंने ऐसा सबके बीच में कह दिया, मेरे आंखों में आंसू। मैं जाने लगा तो आदरणीय राम प्रकाश जी ने कहा, अरे पाधा जी का लड़का है आपको, उनका मैं जानता हूँ इसीलिए डांटा है। फिर वो अंग्रेजी में बोलते थे, गुस्सा भी तेजी आता था, फिर शांत होते तो सॉरी भी बोलते थे। अच्छा। लेकिन मैं चला आया, आदरणीय कल्लाद जी का फ़ोन आया मेरे पास में, अरे भले मानुस, कार्यालय कितने बजे पहुँच रहा हो? हमने कहा नहीं आऊँगा। अच्छा। बोले आओ, मेरा प्रश्न है उसको तैयार करो। कल्लाद मिश्रा जी एक ऐसे अभिभावक, संगठननिष्ठ व्यक्तित्व के धनी रहे कि उनकी बात मैं नहीं टाल सकता था। ना चाहते हुए मैं गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते उन्होंने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा। हाँ, कैसे आपने कहा? तो उन्होंने कहा जो कहा चुपचाप बैठो। घर आया, पिताजी नाराज, मैंने कभी पद नहीं लिया, मेरा लड़का लालची हो गया। 15 दिन बात नहीं किया। फिर पूज्य कल्लाद मिश्र जी को आके समझाना पड़ा कि नहीं उसने नहीं, हम ही लोगों ने किया, भंडारी जी ने से पूछ कर मैंने इनको किया है, ये तो सिफारिश किसी और की करने आ रहे थे, इसीलिए इनको डांट भी पड़ी है, और हम लोग तो इन्हीं को चाहते थे। तो बड़े लोगों की बड़ी बात होती थी। बीजेपी का जो संगठन का ढांचा रहा है, लोगों की त्याग तपस्या का एक भाग रहा है। लैया चना खा कर दौरा होता था, अटैची में एक जोड़ी कपड़ा होता था, उसी से एक जोड़ी को पहना, एक उसको साफ किया, और दूसरे को महीनों गुजर जाते थे संगठन के प्रवास में। तो ये भारतीय जनता पार्टी बड़े कहना चाहिए कि जनसंघ और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के तपस्या का फल है। इसलिए जब कोई भी काम होता ना, संगठनात्मक या रचनात्मक या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, तो
तो समर्पण का भाव जागरण होना बहुत आवश्यक हो जाता है। जी। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे पद पाए मैंने। आप अगर मेरा परिचय पूछना चाहो तो मैं वार्ड का अध्यक्ष बना था, अच्छा। ऐशबाग वार्ड में। ओके। और मंडल का उपाध्यक्ष बना था, मध्य मंडल का। जी। नगर की कार्यकारिणी में रहा। अच्छा। फिर मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे का मैं उपाध्यक्ष हो गया। जी। और उसके बाद 3 बार मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का 98 तक मैं अध्यक्ष रहा प्रदेश का। जी। और उसके तत्काल बाद मैं पर्यटन का चेयरमैन बन गया। और प्रभारी रहा मैं, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का उस समय तो साथ ही साथ आप थे 2 भी? पद थे। अच्छा। और जिस दिन मैं पर्यटन का चेयरमैन से हट रहा था, उसी दिन पूज्य अटल जी को मैंने एक सुझाव दिया था राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन का, और मैं राष्ट्रीय युवा आयोग का सदस्य बन गया। पहले मेरे चेयरमैन के लिए था, लेकिन मेरी आयु नहीं थी, तो मुझे तभी मुझे पूरा राज्य मंत्री का दर्जा था उस चीज़ में। और राष्ट्रीय युवा आयोग में जो था उसमें हम दोनों ने राष्ट्रीय युवा नीति को तैयार किया। अच्छा। और मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय युवा आयोग के दौरान पूरे देश का भ्रमण, पूरे विश्वविद्यालयों के भ्रमण का एक अलग प्रकार का अनुभव युवाओं की समस्याओं को जानने के लिए मुझे मिला। जी। और जिस दिन मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा था, या तो उससे पहले ही अटल जी हट गए, कार्यकाल पूरा होने से पहले, जी। तो हम लोगों ने रिजाइन दे दिया था अच्छा। कि तो, लेकिन मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया और कहा कि ये युवा नीति ठीक है, इसको समाप्त करके तब हटे। ये लोग समाप्त करने तक का इनका टेन्योर बढ़ाया जाता है। और फिर सौभाग्य देखिए कि कार्यकाल पूरा हो रहा है, सबमिट हो रही है राष्ट्रीय युवा नीति, उससे पहले ही मेरा चुनाव हुआ और अचानक मुझे महापौर का टिकट नामांकन के 2 दिन पहले पूज्य अटल जी के द्वारा फ़ोन डायरेक्ट आया। अच्छा। और संगठन की व्यवस्था, माननीय कलराज जी, कल्याण सिंह जी ऐसे सत्पुरुष थे जिनकी सदकृपा से मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। और जिस दिन ख़त्म होने वाला तब फिर मिल गया, फिर जीता। और लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में नाम आया सबसे ज़्यादा जीत का। हाँ। तो मैं कहूँगा कि ईश्वरीय इच्छा और एक संगठननिष्ठ कार्यकर्ता का जो भाव है, वो चाहे राजनीति हो या आपका शैक्षिक आध्यात्मिक जीवन हो, उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा कि सफलता, अगर आप दृढ़ निश्चयी हो, आज के युवाओं के लिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि जो सफलताएं हैं वो सीमित हैं, जी। असफलताएं सीमित हैं, और हम उन्हें हमको स्वीकार करना चाहिए। जी। परंतु आशाएं जो है ना, वो अनंत हैं, और जो हमें कभी भी उनको छोड़ना नहीं चाहिए। असफलताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन जो आशाएं हैं अनंत हैं, और आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लक्ष्य के पीछे दौड़ना चाहिए, और लक्ष्य जब तक प्राप्त ना हो जाए तो तब तक उसके पीछे दौड़ते रहना चाहिए। ये अब्दुल कलाम साहब कहते थे, बड़ा सपना देखो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यक्ति बड़ी जल्दी निराश हो जाता है, आज पद मिला कल नहीं मिला। जी। मैं तो कहता हूँ कि खुश होना है हाँ। तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा सुनिए। क्या बात है। क्योंकि लोग आपसे नहीं, आपकी जो स्थिति है, आपका जो पद है, उससे हाथ मिलाते हैं। आपके साथ जो है वो आपके क्रियाकर्म के साथ होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो आपके पद के साथ होते हैं। तो ऐसे लोगों के चयन के साथ ही आपको हर व्यक्ति से संबंध सामान्य रखने चाहिए। और मैं मानता हूं कि जिस जीवन में वास्तविक रूप में 2 ही धन हैं, समय और सांस, और दोनों ही निश्चित और सीमित हैं। इसलिए जो अवसर मिला है आपको, उस अवसर का लाभ उठाना, उसको वर्तमान में सफल करना। हमें भूत की तरफ नहीं सोचना है, भूत में क्या था, अरे मैं तो उप मुख्यमंत्री था, अरे मैं तो महापौर था। नहीं, आज मैं क्या हूँ। जो वर्तमान में अच्छा काम करके और वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होता है, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में वो सफलता के चरम बिंदुओं पर वो पहुँचता है। और मैं समझ जाता हूँ कि जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आपसे बिछुड़ जाते हैं। कभी कभी पुराने लोग आपको दिखाई नहीं पड़ते,
हमें समझना चाहिए। जी। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना छोड़ दे तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। इसलिए जो सच्चे दोस्त हैं, जो समझदार लोग हैं, उनसे समय समय पर संवाद बनाए रखना चाहिए। और शायद ये संवाद की जो प्रक्रिया थी उसने मुझे सफलता के बिंदुओं पर पहुंचाया। और आज भी जो मेरे 20 साल पहले जो मेरे थे वो आज भी मेरे हैं। मेरे का मतलब ये नहीं है कि कोई मैं वो चाहता हूँ, मतलब मेरे प्रति शुभेच्छा रखने वालों की। तो मैं हर नौजवान को ये कहता हूँ कि वैसे तो हर चीज़ का लोग मुहूर्त तलाशते हैं। जी। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई मुहूर्त नहीं होता, जन्म, प्रेम और मृत्यु। इसलिए दुनिया में वही सत्य है जो बिना मुहूर्त के होता है, यानी यही 3 चीज़ें, अच्छा। जन्म, मृत्यु और प्रेम। प्रेम। और इनकी वास्तविकता को जो जानता है वो हर कठिनाइयों को पार कर सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो वर्तमान से कभी असंतुष्ट होते हैं, कभी क्षणिक लाभ के लिए बहुत सारा काम करने लगते हैं, अरे मुझे ये पद नहीं मिला, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। हाँ। नहीं, बाद में पछतावा होता है। जी। और पछतावा अतीत नहीं बदलता, बल्कि और चिंता जो है हमको क्या होना है क्या नहीं होना है, तो चिंता भविष्य संवार नहीं सकती। सही बात है। इसलिए वर्तमान में जीना ही जीवन है। जीवन जिए, काटे नहीं। क्या मुझे लगता भार हो गया, अरे भाई कैसे कटेगा, ये नहीं मिला तो कैसे होगा। नहीं, जो है मेरे पास वही ईश्वर ने मुझे श्रेष्ठ दिया है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी बातें हैं जो राजनीति के क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर समय आपका एक आधार, आपको एक बलिष्ठ भाव में लाते हैं। जी। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत लोग खुश होते हैं, बहुत लोग दुखी होते हैं। खुशियाँ चाहे किसी के भी हो, आप किसी के भी साथ बांट सकते हो। सही बात। अब बड़ा पद पाओगे, बहुत सारे लोग आपके चारों तरफ आ जाएंगे, अब आपकी प्रशंसा करने वालों की संख्या बहुत सारी होगी। खुशियाँ आप किसी के साथ बांट सकते हो, लेकिन जो गम है, जो दुख है, वो आप केवल भरोसेमंद लोगों के साथ ही व्यतीत कर अपने सकते लोग हो। के साथ बेसिकली आप कर तो सकते इसलिए हो। अपने जो हैं जी। उनके प्रति आपका चैतन्य भाव आपके प्रति लोगों की आस्था को बढ़ाता है। जी। तो मैं यही कह रहा था कि आज बहुत सी स्थितियों पे हम लोग गुजरे हैं, जी। लेकिन आज हम एक सी स्थिति सामान्य है। आप मान के चलो कि संभवतः मार्च में 2022 में मैं पद पर नहीं रहा, लेकिन उसके बाद आप देखो कि अगर लोग 100 लोग आते थे, 500 लोग आते थे, तो आज 1000, आज 2000 लोग प्रतिदिन। हाँ, मैं वही देख रहा था, ऐसी क्या चीज़ आप में थी कि मतलब आप जब एक डिप्टी सीएम रहने के बाद आपसे लोग मिलते थे, वही वो पद जाने के बाद भी आपसे लोग इतना कनेक्टेड रहते हैं और लोग आते हैं, तो वो क्या क्वालिटी चीज़ जो देखिए, है आप पद एक ऐसी चीज होती है जो अहंकार का भाव लाती है। में? जी। और अहंकार जो होता है ना, वो घमंड है जिसको आप बोलते हो। हाँ हाँ। आजकल क्या है, आज आप ठंड है लेकिन आप तो स्वेटर नहीं पहनो, जी। लेकिन अकड़े हुए हो। हाँ। ये ठंड और घमंड, जिंदगी में इनसे बच के रहना चाहिए, जी। क्योंकि दोनों परिस्थितियों में इंसान अकड़ जाता है। क्या बात है। मैं अकड़ा नहीं, मुझे घमंड का भाव नहीं आया, बल्कि मैंने ये मान के चला कि ये स्थिति में मुझे और अच्छा प्रूफ करना है अपने आप को। और मैं अपनी गलतियां ढूंढता भटका और लोगों से पूछता था मुझे क्या और करना चाहिए। अच्छा। मैं आज भी कुछ बोल के आता हूँ, कहीं करके आता हूँ, तो मैं अपने ड्राइवर से भी, अपने गनर से भी, अपने और लोगों से भी पूछता हूँ कि मेरी अच्छाई नहीं, मेरी खराबी क्या थी। जो स्वतः का अवलोकन करता है, परीक्षण करता है, जी। तो वो सफल होता है। जो दूसरों का परीक्षण करता है वो दुखी होता है। क्या बात। अरे भाई, उसके पास कार है, उसके पास तो पद है, अरे वो मुझसे पहले कैसे हो गया, मुझसे तो जूनियर था। हाँ। नहीं, मैं क्या हूं और मेरी स्थिति क्या है, ये आज सबसे बड़ी विशेषता है। बिल्कुल। देखो, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी कौन सी है? दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है वो है मुस्कुराहट और आंसू। ये आपकी अपनी है। जी। आप अपनी खुशी का ठेका किसी दूसरे को नहीं दे सकते। आपकी अपनी खुशी वो आप पे आधारित है। जी। इसलिए आपको मैं कहूँगा कि आपको उन खुशियों के साथ में जीना है
और उन खुशियों के साथ में आपको मुस्कुराना है। ये दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, क्योंकि आंसू और कभी कभी खुशी के आंसू आते हैं। वही। लेकिन ये दोनों मिलते हैं, वो पल बड़ा खूबसूरत होता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये दुख अगर आया है तो वो मेरे परीक्षण का समय है, सुख आएगा वो मेरे परिश्रम का फल होगा। क्या बात तो है। परिश्रम ही आपका आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। और एक चीज हमेशा मैं नौजवानों को लिए, क्योंकि आपने कहा कि आप मोटिवेट करो, तो मैं नौजवानों को एक चीज कहूंगा, और पॉलिटिकल पर्सन्स को भी मैं कहूंगा, कि जो इज्जत पद से मिलती है वो समय के साथ और पद के साथ चली जाती है, लेकिन जो इज्जत व्यवहार से मिलती है वो जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के बाद भी जिंदा रहती है। इसलिए जो आपका व्यवहार है, जो आपका आचरण है, वही आपका आभूषण है। तो राजनीति में लोग इस आभूषण को आत्मसात करने से भागते हैं, जी। लेकिन जो इसको आलिंगन भाव से एक तरीके से स्वीकार करते हैं, हाँ। तो अपने आप में सफलता प्राप्त करते हैं, बगैर शॉर्टकट मेथड के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा मैसेज आपने भेजा, बहुत कुछ समझ में आया। चलिए शुरू करते हैं हम। आपने उत्तर प्रदेश में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में 2017 से 2022 तक का एक बदलाव भरा दौर देखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किए गए काम में से आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बदलाव कौन सा रहा? मैंने देखिए, योगी जी के साथ काम करना मैं समझता हूँ ये सौभाग्य का विषय है। जी। मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काम करना ये गौरव का विषय है। अच्छा। और मेरा सौभाग्य रहा, मैं अटल जी के साथ भी काम किया। युवा आयोग जब प्रधानमंत्री थे तो मैं उनके साथ युवा आयोग में था। जब मुरली मनोहर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं उत्तर प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष था। जी। जब माननीय आडवाणी जी रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब भी मैं यूथ का अध्यक्ष था और उत्तर प्रदेश का। और जब माननीय मोदी जी राष्ट्रीय पदाधिकारी थे और यूथ के प्रभारी थे, तब भी मैंने उनके साथ काम किया। अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो अध्यक्ष के रूप में मैंने उनके साथ काम किया। कलराज मिश्रा जी के साथ मैं 3 बार बीजेपी यूथ का मैं अध्यक्ष रहा। माननीय कल्याण सिंह जी के साथ मैं पर्यटन का चेयरमैन रहा। राम प्रकाश गुप्ता जी के साथ मैंने काम किया है और लालजी टंडन जी के साथ रहकर मैंने काम सीखा है। तो आपको जो सीखता है वो जीतता है, जी। और जो सीखता ही नहीं है तो भटकाव की स्थिति में जाता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं सीखता भी हूँ और कभी कभी उपदेश भी दे देता हूँ कि जाओ, लोग माने ना माने, जो मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ। क्योंकि आप जो ज्ञान है ना, जो आपका अनुभव है, वो जितना आप दूसरों को दोगे उतना बढ़ेगा। सही बात। और कभी भी आप मान के चलो, कोई भी दीपक दूसरे दीपक को अगर प्रज्वलित करता है तो पहला बुझ नहीं जाता, बल्कि दूसरे की जो प्रकाश होता है वो अपने प्रकाश से मिलकर डबल हो जाता है। जी। यानी एक प्रकाश, एक दीपक जो है वो दूसरे दीपक को जब जलाता है तो पहला बुझ नहीं जाता है, वो भी जलता है और दूसरा भी जलता है। इसलिए जो आपके पास में है, अगर आप दूसरों को दोगे तो आपका भी यश बढ़ेगा और दूसरा भी एक तरीके से वो अच्छा काम करने की तरफ जाएगा। मेरे ख्याल से आप सबसे पुराने एक बीजेपी के नेता जुड़े हुए हो बीजेपी से, जिनने अटल बिहारी वाजपेयी तक का टाइम से आप उपाध्यक्ष रहे, सब कुछ देखा। और मैंने ये भी चीज़ नोटिस की कि आप सीएम, डिप्टी सीएम होने के बाद, इतने अच्छे बड़े नेता होने के बाद भी आप आज भी मतलब लखनऊ में आप इधर रह रहे हो। इसमें आपके यहाँ पे घर है, काफ़ी जो गलियाँ हैं जहाँ पे मतलब एक गाड़ी भी नहीं आ पाती है ठीक से। तो मतलब ये क्या चीज़ है, कुछ आपको जो बचपन है या कि आपका देखो, मैं जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। जी। जिस घर में रहता हूँ, घर बड़ा ना हो लेकिन उस घर में बड़े लोगों का समागम हुआ है, बड़े विचारों का आदान प्रदान हुआ है। जी। तो उसकी खुशबू बरकरार है। मुझे एक छोटा सा ज्योमेट्री बॉक्स दिया था पूज्य अटल जी ने नाम के लिए, और एक गुल्लक दी थी। अच्छा। जब मैं फर्स्ट आया था बचपन में, तीसरे में आया था, दूसरे या तीसरे में। जी। तो मैं आज भी उसको रखे हूँ। मैंने माँ से अपने पूछा कि अम्मा क्या करूँ उसका? बोली बेटा ये अटल जी ने दिया है, तुम इसको रखो और इसकी पूजा किया करना। जब पूजा करो
तो पूजा करने के बाद इसकी पूजा किया करो। अच्छा। अम्मा क्यों ऐसा है? हाँ। बोले जब जब तुम इसको देखोगे रोज, तो तब तब तुमको याद आएगा कि हमको और अच्छा करना है, कि मुझे और अच्छा मिले। जी। और उस भावना से मैंने आज एक दिन भी, तीसरे से आज तक का, मैंने उसकी पूजा का क्रम नहीं तोड़ा। अच्छा। और आज मेरे घर में एक ट्रक से ऊपर मोमेंटो है, स्मृति चिन्ह, लेकिन पूजा उसी की होती है। क्या बात। जो मुझे ज्योमेट्री बॉक्स मिला था उसमें मोर्चा लगा है, लेकिन वो मेरे लिए ईश्वर तुल्य है। बहुत सारी चीज़ें थी उस कमरे में, मैं उसी में सोता था कभी जाके छोटे से कोठरी में। अटल जी का और दीनदयाल जी जिसमें जब घर पे रहे तो एक तख्ती थी, तखत लकड़ी का, तो उस पर बताते थे पिताजी किसी पे सोते थे। तो मैंने उसको रख रखा था, संजो के पिताजी ने रखा था, तो मैंने कमरे में उसी तरह संजो कर रखा। उसी कुर्सी को, उसी मेज को वैसे ही रखा। अभी एक म्यूजियम बन रहा था लखनऊ में। हाँ। जो अभी कुछ दिन पहले ही अभी सभा हुई, प्रधानमंत्री जी ने उन मूर्तियों का अनावरण प्रेरणा स्थल पे किया है। तो उस म्यूजियम में जो कार पिताजी ने खरीदी थी, जिसपे बड़े बड़े नेता लोगों के लिए ही था कि उसका पेट्रोल डीजल, पेट्रोल और जो ड्राइवर का जो खर्चा होता था पिताजी उठाते थे, और नेताओं के जो प्रवास होते तो दूसरे से प्रवास होता था। वो अटल जी कई बार गए और बड़े बड़े नेता लोग कई बार गए, तो उस कार को भी उस म्यूजियम में रखा गया है। अच्छा। तो बहुत, लेकिन मैंने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स और अपना गुल्लक जो छोटी सी थी और एक बकुशिया प्लास्टिक की, उन 3 चीज़ को मैंने नहीं दिया। वो आज भी आप अपने साथ ही रखते हैं? मेरे साथ में, मेरी याद है, मेरी प्रेरणा है। आप लखनऊ के मेयर भी रह चुके हैं। ग्राउंड लेवल पे गवर्नेंस का अनुभव आपके स्टेट लेवल फैशन को कैसे प्रभावित करता रहा, और आज भी भारतीय शेरों को यूपी के अर्बन रिफॉर्म से कौन सा सबक लेना चाहिए? देखिए, मैं जो हूँ, अगर आप कहो कि मैं मेयर रहा, तो मेयर में 11 साल तक रहा हूँ। तो जनता के द्वारा चुना गया। पहले बार जब लड़ा तो अचानक ही पूज्य अटल जी का फोन आया कि आपको चुनाव लड़ना है। जी। माननीय कलराज मिश्र जी का निर्देश आया कि लड़ना है। मैं लड़ गया, जीत गया। दूसरी बार 1 साल पहले मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा। अच्छा। और उसमें एक दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि विधानसभा चुनाव हुए और 9 सीटें हैं लखनऊ में, से 8 सीटें हार गए। 1 सीट माननीय कलराज मिश्र जी जीते थे। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं संयोजक था उस सीट का, विधानसभा का। वो सीट केवल जीती और 8 सीटें हम लोग हार गए। अच्छा। और 3 में ये दुर्भाग्य था कि जमानत बचाने के लाले पड़ गए। और ऐसी स्थिति में 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद चुनाव, और अब सबका हुआ कि अब आपको लड़ना है। अब मुझे लड़ना है। मैंने तो मना कर दिया था, नहीं नहीं लड़ना है साहब। और उसके बाद माननीय लालजी टंडन जी, माननीय कलराज मिश्र जी का, कल्याण सिंह जी का आदेश हुआ कि लड़ना है तो लड़ना है। और जब लड़ा तो विभिन्न दल सब एक हो रहे थे। अच्छा। और लेकिन ईश्वर की अनुकंपा थी कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी से वो चुनाव न केवल जीता बल्कि लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में नाम भी आया। और उसी के बाद मैं राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष बना। और एक ऐसा सौभाग्य का अवसर था कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली जी, राजनाथ सिंह जी, अडवाणी जी, इन सब ने दिल्ली बुला के मेरा स्वागत किया। अच्छा। और फिर मेरे सम्मान में एक कार्यक्रम मुंबई में हुआ और मैं पहली बार मुंबई गया था। अच्छा। हजारों लोग। और जब देखा कि गोपीनाथ मुंडे जी ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा। और प्रमोद महाजन जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ओके। और उसमें मेरा अभिनंदन हुआ तो मुझे भी लगा गर्व, कुछ अच्छी बात है। राजनीति एक पड़ाव है, लेकिन राजनीति को एक पवित्र भाव से अंगीकार करना, मैं समझता हूँ ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जी। और इस लक्ष्य को जो प्राप्त कर लेता है वो यश का पात्र बनता है। और जो इसके साथ अन्याय करके क्षणिक सुखों की भोग करता है, जी। मैं समझता हूँ वो हमेशा निंदा का पात्र होता है। शॉर्टकट मेथड है, ये बहुत से राजनीतिक दलों में है। अभी आप पूछ रहे थे कि बीजेपी का अलग कैसे है, कांग्रेस का पतन कैसे हुआ, आप अप्रत्यक्ष वार्ता में मुझसे आप प्रश्न कर रहे थे। जी। अटल जी ने एक वाक्य कहा था एक बार, जब कांग्रेस अपने चरम पे थी, जी। अचानक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी जी का अपमान हुआ, कपड़े तक फट गए थे उनके। एनडी तिवारी जी को हटाना,
पता चला कि उसी समय अर्जुन सिंह जी के साथ अपमानजनक चीज़ें हो जाना। तो अटल जी ने कार्यकर्ताओं को बुला के एक भाषण में कहा, कांग्रेस का पतन निश्चित है। अच्छा। और पतन ही निश्चित इसलिए है कि जो ट्रस्टेड लोग हैं उनके, उन ट्रस्टेड लोगों की जगह पर अपॉर्चुनिटीज, अवसरवादी लोग अब कांग्रेस के शासन पर भी और संगठन पर भी हावी हो गए हैं। और जब अवसरवादी लोग आ जाते हैं जो अर्थ के हिसाब से, पैसे के हिसाब से काम करने लगते हैं, तो उस संगठन का पतन निश्चित है। सरकार भी जाएगी और संगठन भी समाप्त होगा। अच्छा। आप लोग तैयार हो जाओ। उसने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का तैयार हो जाओ, तुम एक संगठन निष्ठ कार्यकर्ता हो, कैडर बेस्ड पार्टी के कार्यकर्ता हो, इसलिए याद रखना कि अकेले आप नहीं जीत सकते हो, आपको भी बहुत सारे लोगों को लेना होगा। लेकिन आप जिनको लो उनको अपने सा बना लेना, वो आपके अपने से विचारधारा के साथ में मिलकर आप में मिल जाए, जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है। आप उनकी तरीके से ना बन जाना, नहीं तो ये खतरा आपके लिए भी पैदा हो जाएगा। अच्छा। यानी कब की बातें, अटल जी ने कांग्रेस के लिए भविष्यवाणी कर दी थी और जिस समय भाषण दिया था, कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा, हाँ सुना था ये, और हम सुना। सत्ता में आ गए। तो अटल जी के विचार जो है वो अनुभव भी थे और यथार्थ भी थे। कोई भी पार्टी का पॉलिटिकल संगठन होता है, उसके कार्यकर्ता उसका आधार होते हैं। अनुशासन उसका एक तरीके का एक मजबूत स्तंभ होता है। और जो उसके परंपरागत कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी की निष्ठा के साथ उसकी नीतियों के साथ आते हैं, वही उसका आधार मजबूत करने का एक अवसर पैदा करते हैं। और जो आने वाले कार्यकर्ता हैं, जो दल उनको अपनी तरह बना लेता है, वो एक मजबूत संगठन बन जाता है। जैसे बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जी बिल्कुल। तो ये विकृतियों का उल्लेख अटल जी ने किया था। आपने प्रश्न पूछा इसलिए मैंने उसको बताया। एक शिक्षक और शिक्षा मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में स्कूल और हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सबसे ज़रूरी है, और आज भी सिस्टम कहाँ मैं देखिए, पीछे रह मैं जाता है? बना तो चूंकि मुझे शैक्षिक गतिविधियों का गहराई से अध्ययन था और मैंने मूल कारण पता किए, नकल क्यों होती है। मैं 19 मार्च को शपथ लिया था संभवतः 2017 में, और 20 को मैं भ्रमण करने में मुझे शिक्षा मिल गया था। तो मैं देखने का हाई स्कूल की इंटर की परीक्षाएं चल रही थी। एक कॉलेज में लखनऊ के गया तो उसमें छोटी सी मीटर ट्रक जो होती है वो भर के नकल की सामग्री को लेकर निकल रही थी। अच्छा। मैंने कहा कैसे रुकेगा। हाँ। मैंने इसके कारण पता किए। अभी एक ऑप्शन तो था, लोगों ने कहा साहब आप इनको हथकड़ी डला दीजिए, बंद कर दीजिए, जेल भेज दीजिए। मैंने कहा ये एक ऑप्शन है। मैंने पूछा कि इसको समूल नष्ट करने का उपाय क्या है। तो आप तो सुनोगे मैं आपके पॉडकास्ट पे कैसे शब्दों में मैं वर्णित करूं। मैंने अपने अधिकारियों को बुलाया जी। और उन अधिकारियों को जो परीक्षा कराने के लिए जिम्मेदार थे, अच्छा। और बड़े अधिकारियों को भी बुलाया। एक तरफ बैठाला, दूसरी तरफ मैंने एसटीएफ के कुछ जांबाज अधिकारियों को बुलाया, अच्छा। और तीसरी तरफ उन कुख्यात रहे लोगों में से जो लोग छूट कर आए होंगे या अपराध को स्वीकार कर लिए होंगे, अब उन्होंने उससे धंधे से अलग हट गए होंगे, जो नकल कराते थे, उससे जो विमुख हो गए थे। मैंने जब उनको बुलाया तो डर गए कि शायद मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बोले साहब अब तो मैं कुछ नहीं करता, हम लोगों ने छोड़े भी 3 सालों, जब बीजेपी सरकार आ रही थी तभी हम लोगों ने कह दिया था अब तो नकल होएगी नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, अब मुझे आप माफ करो। हम कहा बिल्कुल नहीं, मैं आपको दंड देने के लिए नहीं बुलाया हूं। हाँ। बोले फिर? मैंने कहा मैं आपसे सीखने के लिए आया। अरे साहब मेरे ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे ही बोला आपको क्या सिखा सकते हैं, आप तो पवित्र कार्य करने जा रहे हैं। उनका उसी पवित्र कार्य में आपकी आहुति और आपके पापों का प्रायश्चित छिपा हुआ है। अच्छा। आप बताएंगे, यानी जो नकल कराने वाले विशेषज्ञ थे। हाँ। मैंने कहा तुम लोग बताओगे, और अगर गलत बताया तो कार्रवाई आपके खिलाफ निश्चित होनी है। कैसे नकल कराते थे एक चीज, और कैसे नकल रोकोगे दूसरी चीज। मतलब और अपने अधिकारियों से कहा कि इनके एक एक पॉइंट नोट करो, उस पर एक्शन कैसे लेना है।
एसटीएफ को कि आपको कार्रवाई कैसे करनी है मूल पे। हाँ, अब उन्होंने बताना शुरू किया, साहब हम लोग कॉपी के ऊपर के पन्ने को, हाँ, जो अच्छा विद्यार्थी को होता था, हम लोग उसको दूसरे जो खराब वाले के उसमें लगा देते थे, खराब वाले के इसमें लगा देते थे, जिनसे पैसा लेते थे वो अच्छे आ जाते थे। अरे इतना बड़ा पाप! मेधावी छात्र को कम नंबर और ना पढ़ने वाले को पैसा लेकर ज्यादा नंबर की प्रक्रिया करते थे आप। अच्छा कोई बात नहीं, और ऐसा कैसे? आप आगे क्या करते थे हाँ, कि डर के नहीं बताएंगे, इसलिए फिर से अपनी जवान को रोका और बोले साहब पेपर आता था उसको पहले ही हम लोग फाड़ते थे कि एक एक करके, और बाद में सर्कुलेट कर देते थे। जो निजी क्षेत्र के स्कूलों के कुछ लोग थे उन्होंने कहा। फिर तीसरा, परीक्षा केंद्र में हम लोग सारी सेटिंग कर लेते थे। हमें क्या होता था? बोले अपने हिसाब से परीक्षा केंद्र करते थे, गांव के इंटीरियर में डगा देते थे, जहां पे सड़क भी ना हो, जा न पाए और पता चलता था कि वहां फ्लाइंग स्क्वाड जा ही नहीं सकता, और वहां पर फिर जो है हम लोग खुलेआम कराते थे। अच्छा, फिर तीसरा क्या करते थे? चौथा क्या करते थे? बोले साहब चौथा तो यही करते थे कि जो अपना नकल कराने वाले हम लोग लेखक रखते थे। आस पड़ोस के प्रदेशों से भी लोग आते थे, रेलों में भर के, बसों में भर के, केवल परीक्षा देने। हमको अच्छा क्या करते थे? बोले लेखक को हम लोग पैसा देते थे, 10,000 5,000 और 1-1 लाख रुपए लेते थे नकल कराने वालों से। ये बात वो लोग बोल रहे थे जो लोग नकल कराने के विशेषज्ञ थे। इस प्रकार की बातें जब बोले मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक एक्शन प्लान तैयार किया और नकल कैसे रुकेगी, अंगूठे से आधार पे उनको हम लोगों ने आधार से उनको कनेक्ट किया, जोड़ा। रोल नंबर को मिस्टर ए की जगह बैठा देते थे मिस्टर बी को, अरे यानी दिनेश शर्मा की जगह अभिनव चतुर्वेदी देते थे। तो अब दिनेश शर्मा ही अपना एग्जाम दे सकें, इसके लिए उसको लिंक किया गया उनके 9th से और 11th से सारे जो एडमिशन्स थे, और अब चेकिंग के साथ साथ ये रखा गया कि किसी भी टीचर को अरेस्ट नहीं करेंगे, अच्छा, किसी भी विद्यार्थी को अरेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, जो प्रबंध तंत्र पे मेरा पूरा विश्वास था, है, रहेगा, लेकिन मैंने उस समय कहा कि प्रबंधक गण, जो प्रबंध व्यवस्था जुड़े लोग हैं, वो इतनी दूरी पे उनके परिजन या उनके सहायक लोग नहीं आएंगे। और साथ में अगर नकल होती है तो जो सुपरवास होगा, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है तो प्रधानाचार्य जिम्मेदार होगा। अच्छा, अगर प्राइवेट में हो रहा है तो मैनेजमेंट जो प्रबंधक हैं वो जिम्मेदार होंगे। नकल के लिए फिर कोई और जिम्मेदारी नहीं होगी, यानी जिम्मेदारी फिक्स की, स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को अपॉइंट किया और प्रश्नावली को इस प्रकार से किया गया कि मानो नंबर 1 पे है पेपर कि बाबर कौन था, तो दूसरे बगल वाले लड़के के पास में वो जो 1 नंबर पे आया तो 15 नंबर पे फिर वो बाबर कौन था। इस 7-7 पेपर 8-8 पेपर छपाते थे, जिसमें जो आंसर शीट चालू होके आवे वो उससे कोई न कर पाए। 4 दीवारी चारों तरफ बनाई, अच्छा, और 4 दीवारी भी उन्हीं लोगों ने बनवाई। हम लोगों ने कह दिया कि जो परीक्षा केंद्र है उन्हीं को देंगे जो लोग 3 महीने के अंदर बाउंड्री खिंचवा लेंगे, अपने लेट्रिन टॉयलेट्स होगा, सीसीटीवी कैमरा वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ लगाएंगे, जो एक कंट्रोल रूम बना लेंगे, जो जनरेटर या इन्वर्टर रखेंगे, जो लेडीज जो जेंट्स टॉयलेट्स बनाएंगे, उनके वहाँ परीक्षा केंद्र देंगे। हमने 1 रुपये नहीं दिया। हमें मरम्मत कराने के लिए जो सरकारी बजट आ रहा था वो 130 करोड़ का था, 1 अरब 30 करोड़ का। हाँ, पैसा नहीं था, लेकिन मैंने घोषणा कर दी थी। बोल दिया आपने। अब चमत्कार क्या, मैंने प्रश्न में कहा कि ये 3 महीने के अंदर जो कर लेगा उसी के परीक्षा केंद्र देंगे। हाँ, सबने अपने आप करा लिया, हमने 1 रुपये नहीं दिया। और उसके बाद फिर मैंने कह दिया कि पहली प्राथमिकता गवर्नमेंट कॉलेज, दूसरी प्राथमिकता जो अनुदानित कॉलेज, और तीसरी जो प्राथमिकता है वो प्राइवेट कॉलेज को। अच्छा, अब सारी दूरियां तय कर दी, एयर मैपिंग करा दिया, और जो एक कमेटी बना दी कि अब डीआईएस नहीं, अब डीएम के अंडर की कमेटी इसको करेगी, और वो भी अंतिम नहीं होगी, वो माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेजेगी, और सचिव जो है वो मॉनिटर करके करेगा, उसकी जिम्मेदारी सचिव की होगी, गलत है कि नहीं है
इसको देखने की। डीएम की और उनकी जिम्मेदारी डाली। अब अच्छे परीक्षा केंद्र हुए, नकल और पढ़ाई के लिए किया कि पढ़ाई जो छुट्टी हो जाती है 2 महीने की गर्मी की छुट्टी, हाँ। अब 1 महीने की त्योहारों की छुट्टी, 1 महीने का जिंदाबाद मुर्दाबाद की छुट्टी, फिर 15 दिन की शीतकालीन छुट्टी। इन छुट्टियों को हम लोगों ने काटा और कहा इसमें पढ़ाई होगी। जब पढ़ाई होने लगी तो लोग नकल से खुद ही दूर होने लगे। तो ये शैक्षिक सुधार आप करने के लिए आओ। मैंने पूरा खुद बैठा मैं 6 महीने लगातार और विषय विशेषज्ञों को बुलाया, पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाया नई शिक्षा नीति के अनुरूप, और रोजगार पर पाठ्यक्रम बने, और अपने जो सदपुरुष हैं महापुरुष हैं उनको आए। हम जान रहे हैं बाबर के पिताजी कौन थे, हुमायूं के पिताजी कौन थे, ये औरंगजेब क्या था, यही पढ़ा है ना हमने। हमने राणा सांगा को, शिवाजी को, या इनके बारे में जो और अज्ञात स्वतंत्र वीर थे, हम अब्दुल कलाम के साहब के बारे में पढ़ाएंगे तो प्रेरणा मिलेगी। अब्दुल हमीद या ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में पढ़ाएंगे तो वो मिलेगा। हम अगर लुटेरे के बारे में उसको महिमा मंडित करेंगे किसी को भी, तो निश्चित रूप में जो बच्चा है उसकी दिशा अलग होगी। पाठ्यक्रम को निष्पक्ष रूप में पारदर्शी और व्यवसायों उन्मुख बनाया, जो उत्तर प्रदेश से सबसे अच्छा बना। फिर नकल के खिलाफ एक अध्यादेश निकाला। उसके बाद शुल्क नियंत्रण अधिनियम कि मनमाना आप शुल्क नहीं ले सकते, उनको उसमें दायरे में लाया। अभी मुझे खुशी है कि मैं कुछ दिन पहले देख रहा था तो लोकसभा में और राज्यसभा में पास हुआ नीट के खिलाफ जो नकल विरोधी, वो पूरा उत्तर प्रदेश का मॉडल था। अच्छा। माननीय न्यायालयों के निर्णय तमाम आए, उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मॉडल को सर्वश्रेष्ठ माना। फिर मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कभी एक्ट बनाया नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ों का जब आप सुधार करोगे तो मूल में जाकर सुधार करो तो सफलता होती है। शिक्षा में जो भ्रष्टाचार था वो बहुत कुछ तक, मैं दावा तो नहीं करूंगा कि 100% हो गया, लेकिन 100% के आसपास हो गया था। अच्छा। और बहुत सफलता मिली थी उस समय। उस टाइम से तो अभी काफ़ी चेंजेस आए थे। आपको क्यों लगता है कि मतलब आपसे पहले ये क्यों ये जो चीटिंग और ये नकल नहीं, देखो वाला सरकार चला की था? नीतियां भी इसमें सिस्टम इन्वॉल्व रहता है इसमें कहीं ना कहीं। वोट एक ऐसी चीज बन गया, इस देश का लिए दुर्भाग्य बन गया है, जिसमें वो कभी जाति की तुष्टीकरण करते हैं, कहीं किसी धर्म के बारे में, वो संप्रदाय के बारे में शॉर्ट कॉर्नर ले लेते हैं। और यही हुआ कि अगर नकल को हम रोकेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं, बहुत सारे प्रबंधक जो हैं उनके स्कूलों में ऐसा होता, अगर रोकेंगे वो नाराज हो जाएंगे। विद्यार्थी खुश हो गया, प्रबंधक भी खुश हुए, उनका विद्यालय चलने लगा। जो पढ़ने बच्चे नहीं आते तो वो कॉलेज जाने लगे। ये तो है। देखो आप कड़ाई करोगे ना तो इसके दोनों पक्ष होते हैं, लेकिन आप निष्पक्षता से करोगे तो सकारात्मक परिणाम ही आने हैं, और सकारात्मक परिणाम आए। ऑपोजिशन यूनिटी की बात करता है लेकिन लीडरशिप क्लैरिटी अक्सर नजर नहीं आती। आपके हिसाब से ऑपोजिशन की सबसे बड़ी समस्या आइडियोलॉजी क्या है? विपक्ष हतोत्साहित है अपनी हारों से, और जो विपक्ष के सम्मानित नेता हैं वो आज उनके नेतृत्व में जो प्रमुख विपक्षी दल है वो 96 हार चुका है। समझ गया। अब शतक की ओर है हार के। ऐसे में उनकी नीतियां और उनकी नीति और उनका नेतृत्व सबसे बड़ा कारण है। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित है। दाएं बाएं जहां कोई नेतृत्व भी हुआ या कार्यकर्ता भी हुआ तो उसके मार्गदर्शन की व्यवस्था होती है। विपक्ष में नेतृत्व के प्रति उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं रहती, और जो कर रहे हैं उसी पे सब हाँ करने लगते हैं। अच्छा। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष इस समय भटकाव की स्थिति में है। अच्छा। अच्छी चीजों का भी विरोध। अभी जो जी राम जी बिल आया, हाँ। अरे क्या हुड़दंग मचाया इन्होंने। अब उनको पता चला अरे तो गरीबों के लिए ही सबसे ज्यादा भला करने वाला, उनके जो मनरेगा था उससे 100 गुना अच्छा है। हाँ। अब शांत हो गए। तो ये एक जिसको कहना चाहिए कि दूरदृष्टिता जो थी वो विपक्ष की कम हुई है। अक्सर कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में धार्मिक पहचान का रोल बड़ा रहा है। क्या कल्चर आइडेंटिफाई और नहीं देखिए, आप अब इसके पहले भी आप अप्रत्यक्ष में कह रहे थे कि धार्मिक का नेता राजनीति में, फिर उसमें अडवाणी जी और कल्याण सिंह जी को भी आपने
संदर्भित किया था। देखो, धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है कि सत्य को धारण करना, वास्तविकता को पहचानना। आदरणीय आडवाणी जी ने अगर रथ यात्रा करी तो उनका एक सूत्र था कि जातीय के बंधन से लोग हट के एक सूत्र में आए, और जो हमारी राष्ट्रीय विरासत है, जो मनोभावना है, उनको पूरा किया जा सके। कल्याण सिंह जी ऐसा नेतृत्व को आप देखो तो बाबू कल्याण सिंह जी एक ऐसे राष्ट्रवादी नेतृत्व करता रहे हैं जिनके बारे में आप कह सकते हो कि निष्पक्ष शासनकर्ता, एक दूर दराज की सोच वाला व्यक्तित्व, एक दृढ़ निश्चयी संकल्पी व्यक्तित्व के धनी थे, शेर की तरह दहाड़ते थे। आपने सुना होगा कि कोई मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को कह दे कि हाँ, रामलला के मंदिर पे कार सेवक पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा। और गोली इसलिए नहीं चलवाऊंगा क्योंकि कार सेवक हजारों की संख्या में हताहत हो सकते हैं। और जब घटना घट गई, ढांचा हट गया, तो उनका एक वाक्य आज भी लोगों को प्रेरणा देता है कि जो कुछ जिम्मेदारी थी वो मेरी थी, मेरे साथ के अधिकारियों की, मेरे सहयोगी की कोई नहीं थी। यानी एक मुख्यमंत्री अपने पद को छोड़ रहा हो, तिरस्कार कर रहा हो, छोड़ रहा हो खुद से, और सबकी जिम्मेदारी स्वयं ले रहा हो, ऐसा दृढ़ निश्चय कोई मुख्यमंत्री हो सकता हो तो उसका नाम कल्याण सिंह है। कल्याण सिंह जी के साथ काम करना, पारदर्शी, ईमानदार, दृढ़ निश्चय, एक विजन के साथ काम करना, जब मैं पर्यटन का चेयरमैन था मैंने देखा है, और आज वही गुण मैं योगी जी में देखता हूं। ठान लिया तो ठान लिया, और आज उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदली है। हाँ, आज आपके कौन कहेगा कि आज रीजनल ट्रेन चल रही है, दिल्ली से आप आधे घंटे में आप मेरठ आ जा रहे हो। आज आप 7-7 जगह मेट्रो चल रही है। 2 हवाई अड्डे थे जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, आज 22 हवाई अड्डे चल रहे हैं। आज रेलवे स्टेशन में जाइए तो गंदगी से नाक बंद करके जाते थे, आज लगता है कि रेलवे स्टेशन पे है कि हवाई अड्डे पे है। आज जब सड़क पे जाम लगते थे और निकल नहीं पाते थे, आज जब हम चलते हैं तो पता चला कि बलिया और आजमगढ़ से लखनऊ की कनेक्टिविटी इतनी ख़राब थी। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि लोग 7-7 घंटे में, 8-8 घंटे में पहुँचते थे। ऐसे में कोई डेवलपमेंट नहीं था, लोगों के लड़कों के विवाह नहीं होते थे, वहाँ पे मुश्किल होते थे। अब आज क्या है, अब 4 लेन सड़कें हैं, एक्सप्रेसवे है, बहुत सारा NH की सड़कें हैं। तो एक प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश आज है। आज इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एक जगह कोई बना है तो उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन अपोजिशन अक्सर इनकाउंटर राज का आरोप लगाती है उस चीज़ पर। अब अपोजिशन क्यों नहीं लगाएगी? उनके समय, आज योगी जी के समय उद्योग है, बड़े बड़े लोग कंपनी लगा रहे हैं। आज सबसे बड़ा जो कहना चाहिए एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर नोएडा में योगी जी के समय लग गया। आज सारी जो कंपनियां जो चाइना से कोरोना के समय हटी, जो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली, वो आज नोएडा में आ गई। आज नोएडा IT सिटी का सबसे बड़ा केंद्र है। आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरी थीं, आज यहाँ पर बुलेट ट्रेन बन रही है, आज यहाँ तेजस विमान बन रहे हैं, आज बहुत सारे, आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। तो अब इनको तो खराब लगेगा ना, ये कट्टा के युग में थे जी। आज यहाँ ऑटोमेटिक राइफल और ब्रह्मोस बन रहा है। हाँ अंतर है ना दोनों के विकास कार्यों में। जी। तो इसलिए योगी जी के समय का जो कार्यकाल है ऐतिहासिक है। पहले हम जो थानों में घुसकर हत्या कर देते थे, डिप्टी SP स्तर तक के लोगों की, हाँ, मिस्टर खान की हत्या करी थी ना, चलिए। और अपराधी खुलेआम घूमते रहे, कुछ नहीं हुआ। आज ये नहीं कहता हूँ कि घटना नहीं होती, घटना होती है तो उसके 2 घंटे बाद वो एक पैर पे चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, एक्शन तुरंत ले लिया जाता है वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध कर डाला तो उनकी प्रतीक्षा की जो सूची होती है यमराज के वहाँ जी, और उस सूची में उनका नंबर जल्दी आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कानून व्यवस्था में डर जो समाप्त हुआ था, उस डर को वापस आ गया वो डर और विश्वास को कानून
देखो मैं ये भी नहीं कहता हूँ, मैं इसके समर्थन में नहीं रहता हूँ कि किसी का कोई काउंटर हो जाए, किसी पे कोई हो जाए, लेकिन अपराधी को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए, कानून के अनुसार उसको सजा मिलनी चाहिए। जो अब चेंजेस आए हैं, मतलब पहले के सालों से देखें। निश्चित रूप से उसको मिलता है कानून के अनुसार। अब कानून के शिकंजे में जल्दी आता है। जी। हाल ही में बांग्लादेश से हिंदू कम्युनिटी के साथ हुई इंसिडेंट की खबरें आई हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हो? भारत को नेबर के रूप में क्या रोल निभाना चाहिए? देखिए, इस चीज़ में? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को, जातियों को इसमें सम्मान प्राप्त है, और बांग्लादेश एक कट्टर धार्मिक स्वरूप को लेता जा रहा है, जी। और इसके पीछे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आईएसआई का और कुछ और विदेशी शक्तियों का हाथ है। बांग्लादेश बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेंगे, ये भारत के लिए एक पारंपरिक मित्र है। बांग्लादेश भारत का पारंपरिक मित्र है, जी। और भारत ने उनको जो राजनयिक स्तर पर जो भी उनको चेतावनी दे सकते थे उन्होंने दी है। जी। ये उचित नहीं है कि वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, और भारत चुप नहीं बैठने वाला है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। सीए इसीलिए लाया गया था यहाँ कि जो पाकिस्तान में अत्याचार करके लोग आए थे उनको भारत में नागरिकता दी जाए। लेकिन अगर बांग्लादेश में उन पर अत्याचार होते हैं तो भारत के पास बहुत सारे विकल्प हैं। ये तो हमारा विदेशी जो विदेश मंत्रालय है वो बताएगा, लेकिन चुप नहीं बैठेगा भारत, में ये जानता हूँ। देश हमारा भी साथ देगा जब पड़ोसी देश के साथ कुछ ऐसा अब होता भारत स्वयं में शक्तिशाली है, उसे किसी की प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है। नहीं अभी। और ये पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। जी। बहुत अब ये नहीं गोली चलाओगे तो यहाँ से कबूतर उड़ेगा, सफ़ेद रंग का कांग्रेस के प्रधानमंत्री उड़ाएंगे। अब गोली चलेगी तो हिंदुस्तान में गोला तैयार है, और वहाँ से गोला चलाओगे तो यहाँ बम तैयार है। बम चलाओगे तो घुस के घर में मारेंगे हम, ये भी नीति तैयार है। क्या बात है। अगर आपको बांग्लादेशी लीडरशिप और वहाँ के लोगों को एक मैसेज देना हो तो आप क्या दोगे? नहीं, देखो, पड़ोसी से दुश्मनी ठीक नहीं होती, पड़ोसी ही दुख में काम भी आता है। जी। और बांग्लादेश के निर्माण में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बांग्लादेश उन्नतशील बने इसलिए तमाम उद्योगों को लगाने का कारक भारत बना है। बांग्लादेश के शासन प्रशासन को कुछ तथाकथित अवसरवादी देशों की बहकावे में नहीं आना चाहिए। भारत एक सच्चा मित्र है, और मोदी जी ऐसे एक मजबूत नेतृत्व करता है। बांग्लादेश अगर इनसे सहयोग रखता है और अधिक प्रगाढ़, तो निश्चित रूप में वो भी उन्नति करेगा। पीएम मोदी जी को डिसिसिव लीडरशिप के लिए सराहा जाता है, उन पर पावर सेंट्रलाइजेशन आरोप भी लगाते हैं। आपके उनकी लीडरशिप स्टाइल को नज़दीक से कैसे वर्णित करेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री जी सामूहिक नेतृत्व में सबकी सुनते हैं और उसके बाद न्यायोचित निर्णय लेते हैं। मैं समझता हूं कि एक चमत्कार से कम नहीं है मोदी जी के द्वारा लिए गए निर्णय। उनमें आत्मविश्वास है, समर्पण है, निष्पक्षता है, और एक अनुभव भी है इतने साल शासन करने का। वो जो निर्णय लेते हैं उनमें सबकी सामूहिकता होती है और गलती की गुंजाइश कम होती है। अच्छा। सीएम योगी आदित्यनाथ जी को एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर के ऑथर, डिसिप्लिनरी दोनों के रूप में देखते हैं। आपके हिसाब से योगी जी के बारे में कौन सा सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन गलत है? नहीं, योगी जी एक संत हैं जी, और योगी जी एक दृढ़ संकल्पी व्यक्तित्व के धनी हैं। योगी जी एक विजनरी पावर रखते हैं और बगैर सोचे कोई काम नहीं करते, और जो काम करते हैं उसको अंतिम गति तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। अच्छा। योगी जी सबको साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन अगर बार बार कोई गलती करता है तो उसको नज़रअंदाज कम कर पाते हैं, और वो उनका पहला उद्देश्य यही होता है कि प्रगति कैसे, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे कैसे आए, और वो उसी में उनकी तल्लीनता ज़्यादा होती है। जी। कुछ क्वालिटीज़ पीएम मोदी जी और अमित शाह के बारे में जो आपको बहुत अलग, देखिए, अमित शाह जी में एक लौह पुरुष की तरीके से आत्मनिर्णय की क्षमता है। अच्छा। धारा 370 को हटा देना,
जम्मू कश्मीर में शांति ला देना, नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल शांत कर देना, बड़े बड़े निर्णय हंसते हंसते ले लेना, तमाम राज्यों में संगठनात्मक नेतृत्व करके भारतीय जनता पार्टी की बार बार सरकार बनवाने में अपना योगदान सुनिश्चित कर देना, ये अमित शाह जी का गुण है। और नरेंद्र मोदी जी में तो मैंने कहा गुणों का सागर समाहित है। उनमें मैं कभी कभी कमी ढूंढने की कोशिश करता हूँ, अच्छा। तो उनके बजाय मुझे अपने में कमी दिखाई पड़ने लगती है। वो गुणों का भंडार है, अनुभव की प्रबलता है, प्रशासनिक ज्ञान अपार है, और निर्णय की क्षमता, क्विक डिसीजन एंड एक्शन, और जिसको कहते हैं कि तुरंत निर्णय लेने का जो उनका एक क्रम है, वो दूसरे नेतृत्वकर्ता से उनको अलग करता है। लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पण, संगठन के प्रति संगठन निष्ठ भाव, और एक तरीके के युवाओं को प्रोत्साहित करने का उनका, और महिलाओं का सम्मान करने का उनका जो उपक्रम है, जी। वो उनको एक दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता बनाता है। यूपी में सर जैसे जॉब्स की लोग देखो, यूपी में 7 लाख के आसपास में, 6.5 लाख 7 लाख के आसपास में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में सरकारी नौकरी मिली है। अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार ने लघु मध्यम उद्योगों के लिए दी है, या बड़े उद्योग लगे हैं जी। तो मैं समझता हूँ कई करोड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिले हैं। बेरोजगारी की दर एकदम से आज़ादी के बाद सबसे कम हुई है। जी। महंगाई की दर लगातार गिर रही है। मुद्रा स्फीति स्थिर है या तो नीचे जा रही है। जीडीपी हमारी 8.2 तक पहुंच चुकी है और आगे जाने की संभावना है। जी। ये आर्थिक विश्लेषण जो है, हाँ। उसका मूल कारण है, जैसे काशी मथुरा का, जी। अयोध्या का, विंध्याचल का, चित्रकूट का, नैमिषारण्य का जो एक सर्वांगीण विकास हुआ, तो लोगों ने कहा ये धर्म की बात कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी। लेकिन आज क्या है? आज सबसे ज्यादा आय जो हो रही है धार्मिक पर्यटन से, वो इन्हीं स्थानों पर हो रही है। अयोध्या। कुंभ में 66 करोड़ लोग आए, कै लाख करोड़ की बचत हुई होगी। ये जो आज इतना आप मुफ्त में राशन दे रहे हो, आज जो मुफ्त में आप आवास दे रहे हो, 6,000 की आप किसान सम्मान निधि दे रहे हो, आप वृद्धावस्था आपने बढ़ा दी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन आपने बढ़ा दी, विधवा पेंशन आपने बढ़ा दी, तो ये सारा धन कहाँ से आ रहा है? पहले तो लाल रंग का गेहूं 10 किलो भी अगर लेना होता तो कार्ड से लेना पड़ता था। अमेरिका जब जानवर खाना से मना कर देता था तब उसको भेजता था कांग्रेस सरकार में। आज 10 किलो राशन वो मुफ्त में दे रहे हैं। हाँ। तो ये इसी प्रकार की नीतियों के कारण जो भ्रष्टाचार हटा है, और जो नई नई टेक्निक से हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइड में हमने उन्नति करी है, उसके परिणाम है कि हमारे हवाई अड्डा बन जाएगा, बन के तैयार हो गया है। तो 1/3 आय तो उत्तर प्रदेश को वहीं से आएगी, आपकी जेवर हवाई अड्डे से। हाँ, वो जो अभी नया अभी डेवलप तो हुआ। ये एक उत्तर प्रदेश अब शक्तिशाली प्रदेश बन गया है पूरे देश में। जी सर। रिसेंटली सर एक केस होता है, जैसे जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट वाला केस हुआ था, जिसमें वापस दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ। देखो, सारे लोग पकड़े गए। हाँ। और अभी 1-2 अगर बचे हैं तो वो भी पकड़ जाएंगे। कुछ ताल्लुकात उनके और टेररिज्म, सारे कनेक्ट निकाले हैं, और हाँ। बहुत बड़ी घटनाओं को रोकने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां सफल हुई हैं। उन्होंने प्रतीक्षा नहीं करी कि कहाँ से आदेश मिलेगा। आप समझो, मुंबई की घटना घटी थी। मुंबई की घटना के बाद उनके गृह मंत्री का अभी बयान आया, उसमें कांग्रेस के जो गृह मंत्री थे, कि मुंबई के होटलों में उसमें कई हजारों लोग मारे गए। तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, इसके लिए आदेश ऊपर के नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री स्तर से नहीं मिला उनको। आज क्या है? आज पुलवामा की घटना करी, आज पहलगाम की कोई घटना घटी, आज कहीं की, तो तुरंत एक्शन। मोदी जी प्रतीक्षा नहीं करते। ये बम ब्लास्ट की कोशिश हुई, उससे पहले ही सारा टारगेट, उनका जो बड़ा टारगेट था, उसको निसफल किया, उसको नहीं होने दिया वापस। तो ये क्या मतलब, हमारे जो दूसरे देश के भारत लोग अब हैं, शक्तिशाली वो करता देश है। अब भारत वो नहीं है कि भारत को कोई दबा सकता है, कोई झुका सकता है, कोई डरा सकता है। भारत न डरेगा, न डराएगा, न झुकेगा, न झुकाएगा, और न किसी को किसी प्रकार से हतोत्साहित करेगा, न हतोत्साहित होगा। भारत स्वयं में निर्णय लेने वाला एक मजबूत राष्ट्र है,
और उसका नेतृत्वकर्ता के रूप में मोदी जी विराजमान हैं। इसलिए अब वो कल्पनाएं, कपोल कल्पित योजनाएं अब संभव नहीं है कि भारत को हम कमज़ोर करेंगे, ब्लास्ट करेंगे और हजरतबल में जाके बिरयानी खाते हुए पाकिस्तान में दवानों की तरह सेवा करा के चले जाएंगे। नहीं, अब अगर आतंकी आएगा, ऐसा नहीं कहते कि नहीं आता है, तो फिर मरने के बाद यहीं पर दफन हो जाता है और नर्क की जो उसकी यात्रा है वो तय कर दी जाती है। अब बदला हुआ भारत है, ये युवा भारत है जो डरता नहीं है और डराता नहीं है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों को, हमको, सबको। और बस यही चाहूँगा आपकी ये थॉट और विजुलाइज सब तक पहुँचे और सब सुन के बहुत कुछ प्रेरणा लें और सीखें इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर बहुत डॉक्टर धन्यवाद दिनेश आपका। शर्मा, थैंक यू सो मच।